डेनियल सेल की अर्ध अभिक्रियाओं को जो हम लिख सकते हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। डेनियल सेल में दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक होता है इसमें कैथोड और दूसरा होता है एनोड। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो डेनियल सेल की अर्ध अभिक्रियाएं लिखते हैं। तो डेनियल सेल में होता क्या है, एक जिंक और कॉपर होता है, जिंक, ठीक है ना। और जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और ये बना देता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग निकल जाता है, टू पॉजिटिव के फॉर्म में, यानी कि सॉरी, कॉपर सॉलिड के रूप में निकल जाता है। ये प्रोसेस होती है किसमें, डेनियल सेल में। ये डेनियल सेल की प्रोसेस है बेटा, है ना। तो डेनियल सेल में क्या हो रहा है, इस प्रकार से आ रहा है कि हमने क्या करना है, दो चीजें हैं, एक जिंक और कॉपर से मिलकर के बनता है डेनियल सेल, ठीक है ना। तो जो डेनियल सेल कह रहा है, इसकी जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उनको निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। जैसे बाईं ओर यहाँ पर देखोगे तो ये है जिंक, जिंक ने कॉपर टू पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया की और ये क्या बना दिया, जिंक टू पॉजिटिव और प्लस कॉपर सॉलिड के फॉर्म में अलग हो। ये था एक प्रोसेस, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, बाईं ओर कौन सा होगा, तो बाईं ओर उसको लिखा जाता है जिसमें क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है, बाईं ओर किसको लिखा जाता है। एनोड को सर। बिल्कुल, बाईं ओर लिखा जाता है एनोड। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर बाईं तरफ कौन लिखा जा रहा है, ये जो बायां है, ये क्या है इसका, बायां है। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये है बायां। बाईं तरफ यदि हम देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रोड, बाईं ओर क्या है, इलेक्ट्रोड कौन सा आएगा, एनोड वाला आएगा, ठीक है ना। तो बाईं तरफ हमारा ये बाएं हाथ है, इस तरफ हम देखेंगे दो साइड ले लेते हैं, ये बायां साइड है, यहाँ पर बायां वाला ले लेंगे और यहाँ दाएं दाएं वाला ले लेंगे। अपने हाथ को देख लो, बाएं हम हाथ हमारा इस तरफ है और दाहिना हाथ हमारा इस तरफ है, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर समझना है, देखो जिंक से हमें जिंक टू पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में एक ले लेते हैं, ये वाली अभिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसको लेंगे। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, ये बाएं हाथ है, यहाँ पर आएगा हमारे पास जो जिंक इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि हम क्या लेंगे, बाया इलेक्ट्रोड लेंगे, इसमें क्या लेंगे, बाया इलेक्ट्रोड, क्या लेंगे बेटा, बाया इलेक्ट्रोड लेंगे। और इस बाया इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि बाया इलेक्ट्रोड इस सॉलिड फॉर्म में है और ये क्या कर देता है, ये जिंक टू पॉजिटिव बनाता है। देखो जिंक टू पॉजिटिव बनाएगा और साथ साथ में क्या निकलेगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि बाया इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ एनोड होगा। एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, ये याद रखना भाई, ये एनोड होगा। एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, ठीक अपचयन है है ना। जी। हाँ, अपचयन। बाएं पे आपसे, नहीं सर, दाएं पे। मैं बाएं की बात कर रहा हूँ बेटे इसमें, है ना। बायां जो इलेक्ट्रोड होगा, हाँ दाएं को भूल जाओ, यहाँ पे लिखा होता है, चलो सॉरी, ठीक है ना। ये बायां इलेक्ट्रोड है, ये एनोड होगा और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, ये ऑक्सीकरण होगा, या इसको हम बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हैं इसको, उपचयन हो जाता है, राइट। ये एक प्रोसेस है। ये जो जिंक को हम दिखा रहे हैं, जिंक तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इस प्रकार से पहली कंडीशन तो हुई। दाएं तरफ यदि हम देखें, दाया, जहां पर दाया हम कह सकते हैं, दाया का मतलब हो गया दाहिने हाथ की तरफ। तो दाहिने हाथ की तरफ कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, पहले हमें जानना है। यहाँ पर क्या होगा, ये होगा कैथोड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है बेटा। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन को बोलते हैं हम अपचयन। ये उपचयन था और ये क्या है, अपचयन। रिडक्शन का मतलब हो गया अपचयन, यहाँ पर अपचयन होगा। तो ऐसी दशा में यदि हम देखें तो क्या होना चाहिए, ये है दायां हाथ, है ना। दाहिने हाथ की तरफ यदि हम देखेंगे तो Cu2 पॉजिटिव और यहाँ पर एक्वस होगा, है ना। और इन्होंने एक मोलर लिखा हुआ है, ये मोलरता क्या है, ये मानक इलेक्ट्रोड हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि यदि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक्वस लेकर के एक मोल लिख रहा है, तो इसका मतलब ये मानक, मानक जिंक इलेक्ट्रोड, मानक क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना।
तो यहाँ पर देखो कॉपर, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 1m कर दिया इसने, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड्स बना दिया, ठोस अवस्था में बदल दिया, है ना। तो ये क्या कहता है देखो कि सेल की समग्र अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रियाओं का योग होती है। यदि हम इसमें कंप्लीट रिएक्शंस को देखें, पूरी रिएक्शन को देखें, तो इन दोनों अभिक्रियाओं, जो ये अभिक्रिया है और ये वाली अभिक्रिया है, इन दोनों अभिक्रियाओं का योग होता है। यानी हम इन दोनों अभिक्रियाओं को देखेंगे तो इन दोनों अभिक्रियाओं का क्या है, योग हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों अभिक्रियाओं का योग, तो इन दोनों अभिक्रियाओं का योग किस प्रकार से हो सकता है, यदि हम इन दोनों अभिक्रियाओं का योग देखेंगे तो इन दोनों अभिक्रियाओं का योग किस प्रकार से हो सकता है, कैसे हो सकता है, इन दोनों अभिक्रियाओं का। तो मान लीजिए एक अभिक्रिया हमारे पास ये है और एक अभिक्रिया ये, और इन दोनों अभिक्रियाओं का योग लिखना है। योग किस प्रकार से होगा, जोड़, योग माने जोड़ना होता है ना। तो जोड़ने पर किस प्रकार से जुड़ेंगे बेटा, देखो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास बाईं ओर है ये एक ये हो गया, और इतनी चीजें हमारे पास बाईं तरफ है, इस एरो से देखो, एक एरो ये है और एक एरो है, एरो से बाईं ओर जितनी चीजें हैं, देखो ये भी बाईं तरफ है, ये भी बाईं तरफ, एक साथ लिख लो, जैसे हमने लिख लिया Zn, और ये सॉलिड है, ठीक है ना। प्लस क्या होगा इसमें, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ, और प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिया, है ना। ये 1m भी लिख सकते हैं इसमें, 1m, है ना, एक्वस भी लिख सकते हैं। और उसके बाद दाहिनी तरफ देखो बेटा, दाहिनी तरफ वाले क्या चीजें हैं, देखो जिंक 2 पॉजिटिव है, फिर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या है, कॉपर है, Cu, और सॉलिड का। यहाँ देखो बराबर चीजें, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, वो चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे। तो यदि हम एक साथ लिखें इसको तो किस प्रकार से आएगा, Zn सॉलिड हो गया, प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना, एक्वस हो गया, 1m हो गया, जो भी हम लिखना चाहें इसमें, और यहाँ आएगा Zn 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, एक्वस हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1m हो जाएगा, है ना, और प्लस Cu। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रिएक्शंस आते हैं, ये देखो दोनों को मिलाकर के रिएक्शन। क्लियर, इतनी बात हो गई हमारे पास डेनियल सेल में ऐसा लिखेंगे। उसके बाद देखो सेल का ईएमएफ निकालते हैं, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना, और कैसे निकालना है, मानक अवस्था पर। तो मानक अवस्था पर यदि हम देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर मानक अवस्था ले रहे हैं। देखो ये 1m हमें दिखाई दे रहा है, एक्वस 1m, तो ये मानक अवस्था में है ना। तो सेल का ईएमएफ क्या होगा, यदि हम इसको देखेंगे, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट आर माइनस ई नोट एल, ठीक है ना। ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ई नोट सेल जो ईएमएफ निकालेंगे किस प्रकार से निकलेगा, तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो रखी बेटा, है ना, ये जीरो तब होता है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जुड़ा हो, यहाँ पर तो दोनों जुड़े हुए हैं हमारे पास, एक तो कॉपर का जुड़ा हुआ है और दूसरा किसका है, जिंक का जुड़ा हुआ है। यदि हम रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन को कैसे लिखा था हमने, जिंक लिखा था, फिर क्या लिखा था, Cu2 पॉजिटिव लिखा था, इज इक्वल टू हमारे पास आया था जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस Cu, ऐसे लिखा था, है ना। तो जब हम ईएमएफ निकालते हैं तो हमें मालूम है, इसको सेल अभिक्रिया में दिखे तो सेल अभिक्रिया में क्या होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, फिर डबल लाइन खींचेंगे, फिर क्या आएगा, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर, ऐसे हमारे पास सेल अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। यदि हम इस रूप में देखेंगे तो पहला क्या है, एनोड वाला है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर,
देखो यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से आता है कि जो राइट वाला सेल है दाहिनी तरफ कौन सा होगा बेटा, दाहिनी तरफ कौन सा होता है, कैथोड। कैथोड। कैथोड होगा। और कैथोड पर क्या होता है, सर रिडक्शन। रिडक्शन। ये पहचानना आप लोगों ने, कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन इन दोनों में किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है इसमें हो रहा है, अब चयन किस में हो रहा है, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड में या जिंक वाले में, किस में हो रहा है, अब चयन किस में हो रहा है बेटा, सर उसमें सर जो सीयू में, कॉपर में। कॉपर में, है ना। तो इसका मतलब कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर में जब रिडक्शन हो रहा है तो किस प्रकार से होगा, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर जो ईएमएफ है हमारे पास, यानी कि ई नोट सेल है, वो कैसे होगा कि यहाँ पर इज इक्वल टू ई नोट, यहाँ पर क्या होगा, ई नोट कॉपर, ठीक है ना, कॉपर आ जाएगा, यानी कि सीयू पॉजिटिव सीयू, और माइनस क्या आएगा, एनोड, फिर एनोड आएगा, लेफ्ट को फिर राइट वाला ले लेंगे, है ना। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। देखो राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट पे कौन है, फिर ये आ जाएगा जिंक। तो यहाँ पर क्या होगा, ई नोट, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड आएगी, Zn2 पॉजिटिव प्लस जिंक, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू यदि देखेंगे, कॉपर की वैल्यू होती है, ये प्लस पॉजिटिव में होती है, ठीक है ना। क्या पॉजिटिव में होती है, धनात्मक होती, 0.34 वोल्ट। फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ये देखिए ये वाला माइनस। फिर जिंक का देखेंगे तो जिंक का माइनस होता है, जिंक का कितना होता है, माइनस 0.76, ठीक है ना, इतना वोल्ट होता है। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, तो देखो ये माइनस है बेटा, ये माइनस है, जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.34 प्लस ये कितना आ जाएगा, 0.76, टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ये इतना आ जाएगा। मेरी आवाज तो आ रही है बेटा आप लोगों को, जी सर। मेरी आवाज आ रही है। तो ये बच्चे जैसे दिव्या 2-3 बार लेफ्ट हो गई थी, और एक कृष्णा भी अब आ रहा है ना, एक और बच्चा भी लेफ्ट हुआ, प्रियांशी, प्रियांशी है बेटा, प्रियांशी अभी आउट हुई, ऐसा क्यों हो रहा है। दिव्या 2-3 बार तुम बाहर, मतलब लेफ्ट किया बेटा, तुमने क्यों किया, दिव्या जी सर। आवाज आ रही है ना प्रॉपर, जी सर। चलो ठीक। तो लेफ्ट क्यों हो रहे हो, लेफ्ट नहीं होना बेटा, ठीक है ना। चलो, या नेटवर्क गायब हो रहा हो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 1.1 वोल्ट, क्लियर। इतनी बात, इस प्रकार से हम डेनियल सेल को निकालेंगे। इस समय हमने बुक और कॉपी साथ में रखनी है ना, तभी जा करके हमें आ पाएगा, नहीं तो क्या होगा, हम सोए सोए अवस्था में नहीं पढ़ेंगे। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है ना। अब ये कहता है देखो, कुछ चीजें हैं, ये तो हमें आ गया। अच्छा, कृष्णा को दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, देखो बेटा कृष्णा जो यहाँ पर है, जो मेरे नाम से आ रहे होंगे 3, केमिस्ट्री में शंकर सर के नाम से आ रहा होगा, इसमें एक एरो बना होगा, उस पर क्लिक करना, दिखाई दे रहा है, जहां पर एरो बना है उसमें, उसमें क्लिक करो, दिख गया, और सभी को दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन, जी सर। यस सर। केवल कृष्णा को नहीं दिखाई दे रही है ना। चलो एक मिनट है, दिख गया कृष्णा, नहीं सर। नहीं दिखाई दे रही, चलो एक मिनट है, और ज्वाइन करवाता हूँ फिर दोबारा से।
अब देखो, दिख गया? अभी भी नहीं दिख रहा सर। तुम एक बार लेफ्ट होकर के ज्वाइन करो। हो सकता है उसके नेटवर्क कोई प्रॉब्लम हो, है ना? बाकी किसी को तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा? किसी बच्चे और को तो नहीं आ रही कोई वैसी प्रॉब्लम? शिक्षा दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन? यस सर। आयुष, यस सर। अभिषेक नाथ, दिखाई दे रहा है बेटा? कृष्णा, दिखाई दे रहे हैं? आवाज भी नहीं आ रही बेटा तुम्हारी कृष्णा। यदि केवल कृष्णा को नहीं दिखाई दे रही तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना? नेटवर्क की समस्या हो सकती है बेटा तुम्हारे। चलो, आवाज भी नहीं आ रही उसकी। चलो देखिए बेटा, इसमें यहां पर देखो ये कहता है कभी कभी प्लेटिनम, देखो ये कभी कभी क्या है, प्लेटिनम एवं स्वर्ण जैसी धातुएं, जो प्लेटिनम है और स्वर्ण जैसी जो धातुएं हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मान लीजिए यहां पर देखोगे तो ये अक्रिय इलेक्ट्रोड है, कौन सा, प्लेटिनम हुआ या सोना हुआ। बाकी ये क्या करता है, देखो वे भाग, वे अभिक्रिया में क्या नहीं करते, भाग नहीं लेते हैं, परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉन के चालन के लिए अपनी सतह प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन को चालन करने के लिए क्या करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। तो ये काम करते हैं बेटा कौन, प्लेटिनम हुआ और गोल्ड हुआ, सोना और चांदी। इस प्रकार से उदाहरण के लिए देखो निम्न अभिक्रियाओं में प्लेटिनम का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना? तो प्लेटिनम में यहां पर देखो ये केवल सतह प्रदान कर रहा है इलेक्ट्रॉन को चालन के लिए, इलेक्ट्रॉन इसमें चलता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से केवल प्रयोग हो रहा है, ठीक है? प्रियांशी बेटा तुम गायब हो गए थे, क्यों? ठीक है, गायब नहीं होना बेटा, है ना? लेफ्ट नहीं करना। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है ना? टाइम काफी है तो हम याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास पूरा महीना है ना, कौन सा वाला, छुट्टी का। तो इसमें देखो बेटा ये हमारे पास है, ये है 298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहा जाता है बेटा, आईपीसी के अनुसार? मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहा जाता है? किसी भी बच्चे को याद नहीं है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहा जाता है आईयूपीएसी के अनुसार? इसको मानक अपचयन विभव नहीं कहा गया था, उन्होंने कहा था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को ही हम क्या कर सकते हैं, जो मानक अपचयन विभव कहा जा सकता है आईयूपीएसी के अनुसार, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें क्या है, यहाँ पर जो मानक अपचयन विभव हमारे पास देखो, सबसे बाद देखो यहाँ पर है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और अपचित अवस्थाएं, ठीक है ना? यहाँ दो चीजें ध्यान रखना, सबसे ऊपर है F2 CO3 पॉजिटिव H2O2 Mn Au Cl2 Cr2O7 2 माइनस O2 MnO2 ब्रोमीन NO3 नेगेटिव Hg पॉजिटिव, ये सीरीज बनी हुई है एक प्रकार,
है ना। और सबसे लास्ट में है यहाँ लिथियम, सबसे लास्ट में क्या है, लिथियम। इसको आप अपनी बुक में देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में प्रिंट है। और इन प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं ये है बेटा इसमें 298 यानी कि मानक अवस्था पर 298 केल्विन पर, मानक अवस्था पर क्या है, ये है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे, मानक अवस्था भी क्या कहें, सामान्य ताप एवं ताप पर, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव में दो कंडीशंस है, एक है ऑक्सीकरण क्षमता कैसे में बढ़ेगी, और दूसरा है अपचायक क्षमता कैसे बढ़ेगी। ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक, यहाँ दो शब्द और आगे बेटा, ऑक्सीकरण अलग प्रोसेस है। देखो एक ऑक्सीकरण, ये क्या होता है, ऑक्सीकरण, ये क्या है, ऑक्सीकरण। दूसरा शब्द आया ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। देखो ये ऑक्सीकरण क्या हुआ, एक क्रिया है, ऑक्सीकरण एक क्रिया है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, एक पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो दूसरे के ऑक्सीकरण करने में सहयोग प्रदान करता है। ये दूसरे का ऑक्सीकरण करते बेटा, अपना कुछ नहीं होता। ऑक्सीकारक क्या होता है, स्वयं का रिडक्शन होता है और दूसरे का क्या करता है, ये ऑक्सीकरण करता है। ऐसा पदार्थ ऑक्सीकारक कौन से हुए, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं का क्या होता है, इसका स्वयं का होता है रिडक्शन, स्वयं का क्या होता है, अपचयन। और ये दूसरे का क्या करता है, दूसरे का करता है ऑक्सीकरण। ये याद रखिएगा, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण। ये जो पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं, स्वयं का इनका क्या होता है, अपचयन होता है और दूसरे का उपचयन या ऑक्सीकरण करते हैं। क्लियर, इस प्रकार से मान सकते हैं। ये है बेटा एक प्रोसेस हमारे लिए। दूसरा ये और शब्द एक और है इसमें, वो है, वो शब्द कौन से है, वो हमारे पास है, ये तो हो गया ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण। दूसरा है अपचयन, एक शब्द और है अपचयन, और एक है अपचायक, अपचायक। अपचायक क्या होगा, दूसरे का अपचयन करेगा, दूसरे का क्या करेगा, अपचयन, दूसरे का करेगा अपचयन। और स्वयं का क्या होगा, स्वयं का ऑक्सीकरण, स्वयं का करेगा ऑक्सीकरण। याद रखेगा, ध्यान रखना, स्वयं का, इसलिए मैं शब्द लिख रहा हूं, स्वयं का ऑक्सीकरण करेगा लेकिन दूसरे का क्या करेगा, अपचयन करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा। ये नोट कर लो चाहे बेटा, दूसरे का करेगा अपचयन और अपना करेगा, दूसरे का अपचयन करेगा और अपना स्वयं का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये दोनों शब्द याद रखने। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इस सीरीज को देखें, इस सीरीज को टॉप टू बॉटम देखें, तो इस सीरीज को कोशिश करिएगा याद हो जाए आप लोगों को, है ना। कई जगहों पर काम आएंगे, कई कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप लोगों को काम आएगी। ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं बेटा कि यहीं पर काम आएगी, कई जगहों पर काम आ सकती है। ठीक है ना। ये लिख रहा है कि बढ़ती हुई ऑक्सीकरण क्षमता, जो बढ़ती हुई ऑक्सीकरण क्षमता है वो एस में, लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक क्या होगी, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। ऑक्सीकारक क्षमता का मतलब हो गया दूसरे के ऑक्सीकरण करने की क्षमता बढ़ेगी। ये कम ऑक्सीकरण करेगा लिथियम, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगा, F2। ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है और ऐसे में क्या हो रही है, अपचायक क्षमता घट रही है, अपचयन करने की जो क्षमता, दूसरे का अपचयन करेगी, अपचयन करने की क्षमता घट रही है। ऐसे में तो ऑक्सीकारक में क्या होगा, ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ने का मतलब हो गया ऑक्सीकरण, दूसरे का ऑक्सीकरण करने की क्षमता बढ़ेगी। यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण कौन करेगा, ये वाला फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण करेगा। सबसे कम कौन करेगा, लिथियम। यहां पर देखो बेटा, उल्टा यहां अपोजिट का रखा है, अपचायक क्षमता क्या हो रही, ऐसे में बढ़ रही, यानी कि अपचयन सबसे ज्यादा कौन करेगा,
ये तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण करेगा सबसे ज्यादा ये फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा अपचयन कौन करेगा? ये सर लिथियम। बिल्कुल अपचयन, ये सबसे ज्यादा लिथियम करेगा, और सबसे कम कौन करेगा? फ्लोरीन, ये अपचयन कम करेगा। भाई ये ध्यान रखना आपको, इस टेबल को हम पढ़ेंगे, इस टेबल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू देखो बेटा, हाइड्रोजन कहीं दिखाई दे रहा हो आपको तो उसका भी देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, क्या है? दोनों शून्य मात्रा है, उसका कोई मात्रा, क्योंकि इसको उन्होंने साइंटिस्टों ने कहा था, ये स्टार्टिंग में माना था, ये मानक लिया था, ठीक है ना। तो मानक के आधार पर उन्होंने इसको इस टाइप से लिखा था, राइट। तो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। अब चलो देखो इसके बारे में छोटी छोटी चीजें इंफॉर्मेशन हम जोड़ते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का महत्व क्या है? इसका यदि हम देखें तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्या महत्व हो सकता है? तो इसके कुछ नियम है। ये कहता है कि यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो, शून्य से अधिक होता है, देखो शून्य से ऊपर, ये देखो शून्य से अधिक होता है, तो इसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होगी। जो इसकी इससे ऊपर होगी तो उनकी जो अपचयन अवस्था, अपचयित अवस्था क्या होगी? अधिक, हाइड्रोजन से क्या होगी? अधिक स्थायी, यानी कि ये ज्यादा स्थायी है। किसमें? अपचयन अवस्था में, अपचित अवस्था में ये ज्यादा स्थायी। पहला तो ये है, ठीक है ना, ये ज्यादा क्या होती है? स्थायी होती है। यदि दूसरा कहता है, यदि क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कहां होगा? यहाँ जीरो से देखो नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ऋणात्मक होता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक स्थायी होगी, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पर अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा। किस रूप में? अपचयित अवस्था से। ये अपचयित अवस्था में ये इनसे सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखोगे तो ये अपचयित अवस्था बढ़ी, ये क्या होगी? बढ़ी, है ना। इनमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? यहाँ पर देखोगे तो फ्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पर कम स्थायी हाइड्रोजन। इनकी तुलना में ज्यादा स्थायी कौन है? हाइड्रोजन है, और इनकी तुलना में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? लिथियम, ये फ्लोरीन है ना। तो अपचयित अवस्था, ये ध्यान रखना बेटा इसका, ये दो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा देखो, फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है। यदि देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है? फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो इस सबसे उच्चतम किसका है? मानक इलेक्ट्रोड विभव फ्लोरीन का है ना। तो ये कहता है कि जो फ्लोरीन गैस है कि फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। जो फ्लोराइड आयन है, ये सबसे ज्यादा अपचयित होने की प्रवृत्ति होती है इसकी, यानी कि सबसे ज्यादा अपचयित कौन होता है? इस पूरे इसमें सीरीज में सबसे ज्यादा अपचयित होता है, वो होता है अपचित होने की प्रवृत्ति, ठीक है ना। अपचित होने की प्रवृत्ति होता है। फ्लोरीन क्या होगा? प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा, यानी कि ऑक्सीकारक कौन होगा? प्रबलतम, यही होगा फ्लोरीन, प्रबलतम ऑक्सीकारक। इनको याद रखिएगा बेटा, है ना, इसको अलग अलग लिखिएगा। सबसे ज्यादा अपचयित होने की क्षमता किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे अधिक अपचयित होने वाला पदार्थ, है ना, तो यहाँ पर आएगा फ्लोरीन। और प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? प्रबल ऑक्सीकारक जो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा, वो भी फ्लोरीन है। और एक और चीज है, देखो फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है। जो फ्लोराइड आयन है, आयड के फॉर्म में है, वो क्या है? दुर्बलतम अपचायक हो जाएगा। क्लियर? तो ये होगा। कुछ और भी है देखो। अब नेक्स्ट कहता है लिथियम के बारे में। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है इसका? सबसे कम है। लिथियम का सबसे कम, देखो यदि सबसे नीचे देखोगे तो इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है? सबसे कम है।
और इस इलेक्ट्रोड विभव कम होने से क्या होगा? ये कहता है लिथियम दुर्बलतम ऑक्सीकारक है। लिथियम क्या है? दुर्बलतम ऑक्सीकारक। और दुर्बलतम ऑक्सीकारक का मतलब प्रबलतम अपचायक हो जाए। ये अपोजिट होता है बेटा। यदि कोई चीज दुर्बलतम ऑक्सीकारक है तो प्रबलतम अपचायक होगी। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि कोई चीज कम होगी, यदि ऑक्सीकारक कम होगा तो अपचायक बढ़ेगा, अपचयन की क्षमता बढ़ेगी, है ना? ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये क्या कहता है? जबकि लिथियम धातु जलीय विलयनों में प्रबलतम अपचायक होती है। ये इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी है और वैसे भी है, ठीक है ना? जब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, देखो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता चला जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है ना? और साथ में क्या कहता है कि इस एवं इसी के साथ क्या होगा? अभिक्रिया बाएं से दाएं की स्पीशीज को ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। यानी कि देखोगे तो ऑक्सीकारक क्षमता, अब चाहे यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? कम हो रहा है, ठीक है ना? तो इसके साथ क्या हो रहा है? बाई और स्पीशीज क्या हो रही है? ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, तो अपचयन क्षमता क्या होगी? देखो, तथा अपचयन दाई ओर यदि हम देखेंगे तो दाई ओर क्या होगा? थोड़ा सा एक मिनट कंफ्यूजन हो रहा है बेटा इस, है ना? देखो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, देखो ऊपर से नीचे के टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये देखो इस प्रकार से आ रहे हैं, है ना? तो ये क्या कहता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, देखो ये कम हो रहा है, ये माइनस में आ गया, माइनस में 3.06, माइनस में संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? मानक अपचयन विभव भी क्या होगा? कम होगा माइनस में। प्लस में बढ़ेगी तो तब बढ़ता रहेगा, है ना? तो यहाँ देखो मानक इलेक्ट्रोड कम हो जाता है। इसी के साथ अभिक्रिया के बाईं ओर स्पीशीज ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है? इस ऊपर से नीचे की तो तरफ आएंगे तो ये ऑक्सीकारक क्षमता, सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होगी? इसकी होनी चाहिए, है ना? लेकिन यदि हम देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीकारक क्षमता नहीं, ऑक्सीकारक क्षमता तो घट रही है, ऊपर से नीचे जाने पर तो घट रही, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, मुझे लग रहा है बेटा ना, ऑक्सीकारक क्षमता घटती है ना? और तथा बाएं दाईं ओर यदि हम देखेंगे, दाईं ओर देखेंगे तो दाईं ओर में क्या है? यदि यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें जो दाहिनी तरफ देखेंगे तो ये दाहिनी तरफ हमारे पास है ना, तथा दाहिनी ओर स्पीशीज की अपचयन क्षमता बढ़ती है। अपचयन क्षमता तो क्या हो रही है? यदि हम देखेंगे तो ऊपर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? अपचयन क्षमता, अपचयन क्षमता किसकी होगी ज्यादा? सबसे ज्यादा ये बढ़ेगी, है ना? क्योंकि अपचयन क्षमता ऐसे में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर से अपचयन क्षमता, तो अपचयन क्षमता तो घटेगी इसमें से, क्योंकि अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा इसकी होती है, अपचयन, है ना? क्योंकि इसमें अपचय गुण ऐसे में बढ़ रहा है, ऐसे में बढ़ रहा है, तो हाँ ठीक है, लिथियम ऐसे में बढ़ेगी, है ना? यहाँ पर घटेगी और ये बढ़ेगी, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ठीक है? इसके बाद देखो, वैद्युत रासायनिक शैलों का व्यापक उपयोग विलयन के पीएच ज्ञात करने में और विलेयता गुणनफल ज्ञात करने में, साम्यावस्था स्थिरांक में और ऊष्मा गतिकी के गुणों में विभव एवं जो विभव मितीय है के अनुमापन में होता है। ये इस प्रकार से वैद्युत रासायनिक शैलों का उपयोग होता है। इस सीरीज का बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, महत्वपूर्ण है ये सीरीज। इसको आप बुक में देखो, 2-3 बार अध्ययन करो इसका, क्या क्या चीजें इसमें हो रहा है ना? ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के जो सीरीज दे रखी, इसको कोशिश करो यदि याद होता है ना? ये परमानेंटली याद कर दो क्योंकि प्रत्येक जगह आप लोगों को पूछा जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट है बेटा इसमें नरस्त समीकरण, ठीक है ना? नरस्त समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, है ना? किस प्रकार से हो सकता है? तो इस प्रकार की जो सांद्रताएं हैं, हमने अभी तक जो मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, तो वहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव में हमने सांद्रताएं क्या ली थी? काई ली थी, ठीक है ना? तभी हमने कहा ये इलेक्ट्रोड विभव जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये नरस्त समीकरण क्या कहती है? ये कुछ विशेष चीजें कहती है। देखो, ये कहता है कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में
प्रयुक्त समस्त स्पीसीज की सांद्रता मोलर, देखो मोलर सांद्रता एक इकाई है। मान लीजिए किस जितनी स्पीसीज हैं उनकी जो मोलर सांद्रता वो 1 एम है, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 एम है। आवश्यक नहीं कि यह हमेशा सत्य हो, ये जरूरी नहीं कि 1 एम ही उसकी क्या हो, स्पीसीज का सांद्रता हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। नरस समीकरण ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया इस प्रकार से, देखो ये इकाई के लिए हमेशा नहीं, ये कहता है कि जरूरी नहीं कि वो इकाई हो हमेशा, है ना, ये सत्य नहीं होता हमेशा। इस पर उन्होंने कहा कि जो हमने अभी तक पढ़ रहे थे मानक इलेक्ट्रोड जो, उसने कहा जरूरी नहीं कि सबके लिए इकाई हो, लेकिन आवश्यक नहीं कि सत्य हमेशा सत्य हो। अब नर्स ने समीकरण, देखो ये वाली इक्वेशन दी है, इन्होंने क्या किया कि कोई धातु लिया, यहाँ पर एम एन क्या हुआ, कोई धातु है, कोई धातु पदार्थ है एम एन, ठीक है ना, और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये है बेटा एक्वस। ये क्या करता है, एन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया है, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। यदि हम इलेक्ट्रोड विभव देखेंगे तो ये इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। ये सीधे उसने क्या दिया, नर्स समीकरण दी। कौन सी समीकरण दे दी, नर्स समीकरण। अब किस प्रकार से, देखो बेटा ये हमारे पास एक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दे रखी है और नर्स ने क्या कहा कि जो सेल विभव है, यदि हम सिंपल सेल विभव देखेंगे तो इस मेटल को, ये देखो ई सेल होता है ना, ई सेल बराबर, यदि हम ई सेल बराबर देखेंगे तो ये कहता है कि ई नोट सेल है, ई नोट सेल माइनस ये आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ क्या किया लिन, और ये आएगा मेटल और अपॉन मेटल पॉजिटिव चार्ज, एन पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा एक्वस फॉर्म। इस प्रकार से उसने इक्वेशन लिखी। लेकिन इस इक्वेशन को यदि हम इस वाली अभिक्रिया के लिए देखें, इस वाले अभिक्रिया में क्या आएगा, ई सेल है, ई सेल में क्या है, देखो ई सेल में है, यहाँ पर है एम और एन पॉजिटिव ओब्लिक एन, एम इज इक्वल टू, देखो ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल ये है, और यहाँ पर आएगा एम एन पॉजिटिव ओब्लिक एम माइनस, देखो आर टी अपॉन एन एफ और लिन, और ये आएगा मेटल सॉलिड होगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, मेटल पॉजिटिव चार्ज, और एक फॉर्म है। यहाँ पर देखो क्योंकि मेटल की सांद्रता इकाई मानी जाती है, तो इसकी यदि सांद्रता इकाई मान लेंगे तो इसकी जगह 1 लिख लेंगे। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जो हमारे पास E और M और N की पावर पॉजिटिव M, ये मेटल के फॉर्म में, देखो बेटा यहाँ पर E और यहाँ पर नोट आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा M N पॉजिटिव ओब्लिक M माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ आएगा लिन 1 अपॉन एम एन एक्वस, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ अलग अलग चीजें वैल्यू, प्रत्येक इक्वेशन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इसको थोड़ा याद रखना होगा। और इसमें हम कई चीजों को लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ चीजें हमने इक्वेशन लिखी थी अभी, जो नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी ई सेल, है ना, ई सेल का मतलब ई सेल लिया था हमने, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, है ना, माइनस क्या लिखा था इसमें, देखो यदि हम इसमें देखेंगे तो ये था आर टी अपॉन एन एफ, देखो माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ लिखा था लेन, और ऊपर लिखा था 1 अपॉन मेटल की पावर एन पॉजिटिव एक्वस, ये लिखा था। इनमें क्या क्या चीजें देखो बेटा, आर क्या है, यदि हम आर को देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें देखो,
आर आर हमारे पास गैस स्थिरांक है और जिसकी वैल्यू ये दी, याद रखनी है, कोई न्यूमेरिकल में आएगा। एफ क्या है, देखो यहाँ पर एफ है, एफ है यहाँ पर फैराडे स्थिरांक, जिसकी वैल्यू इतनी है 96,487, 96,487। लेकिन साइंटिस्ट इसको अधिकांश हम 96,500 भी यूज करते हैं कैलकुलेशन में, ताकि सरल भी हो जाए, है ना। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू यही है। और उसका ताप यदि केल्विन पर देखेंगे तो ताप यहाँ पर क्या होगा, केल्विन पर रहेगा। ताप क्या होगा, केल्विन पर, केल्विन में लेंगे, है ना। एवं ये कह रहा है एवं जो हमारे पास सांद्रताएं हैं, स्पीसीज की मोलर सांद्रताएं हैं, और डेनियल सेल में कॉपर 2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव आयन में से किसी की सांद्रता के लिए हम लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी की सांद्रता भी इसके तहत लिखा जा सकता है। तो ये था बेटा नेक्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको निकाला कैसे जाता है इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग मेथड्स हैं इसके, ठीक है ना। मुझे लग रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको हम कल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आधा अधूरी में आप लोग समझ नहीं पाओगे, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है इसमें, बिल्कुल दे रखे हैं न्यूमेरिकल भी, है ना। तब उसका अगला पार्ट शुरू हो जाता है।